थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में इस चैप्टर को देखेंगे। सारी फॉर्मूले मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड कर दी है पूरे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के। स्टार्ट करते प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आता है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास इंडिपेंडेंट होता है और नॉन नेगेटिव होता है। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, पीएच, ईएमएफ, इनोट सेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक वाले जितने भी टर्म्स आ जाएंगे जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर वाले जितने भी टर्म्स आ जाएंगे जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो वो सब हो जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपका मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और भी जो भी नॉर्मेलिटी वगैरह होता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो ये मास डिपेंडेंट होता है और एडिटिव होता है जिसका एडिशन हो सकता है। जैसे आपका मास हो गया, एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स, हीट कैपेसिटी, वर्क, इंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। देखो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे ये सब याद हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब तो आप इंटेंसिव में कॉमन सेंस से लिख सकते हो। तो देखो इसका ट्रिक है गिव हिम, ठीक है, गिव हिम। इसमें HEM करके लिख देना, गिव हिम। सो G से हो जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी, I से हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, V से हो जाएगा वॉल्यूम, E से आपका एंथैल्पी, H से हो जाएगा हीट कैपेसिटी, E से हो जाएगा वही एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी एनर्जी, ये सब चीज़ें E से हो जाएंगी। और M से हो जाएगा मास, ठीक है, मास मोल ले लो। और एक वर्क है वो तो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का याद हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ तो अपने आप याद हो जाएगा। इसमें ये इनोट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। चलो एक और चीज़ बताऊँ जैसे इसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी कर लो तो आपका एक्सटेंसिव भी मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई करेंगे या एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, एक्सटेंसिव भी आने वाला है। बट यहाँ पे अगर एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दिया तो हमें इंटेंसिव मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई सा भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पकड़ लो, है ना, एनर्जी बाय मोल, तो ये आपका फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ऐसा होता है। और याद रखना देखो एक्सटेंसिव बाय इंटेंसिव वो फिर एक्सटेंसिव ही रहता है, ठीक है। कोई सा भी एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव वो एक्सटेंसिव ही रहेगा, इस चीज़ पर याद रखना। सो ये सारी चीज़ें थी, इसको अच्छे से याद रखना तो आपका काम हो जाएगा। देखो दो फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ, ठीक है। जैसे कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, चेंज इन एंथैल्पी हो गया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, चेंज इन एंट्रोपी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सब खैर याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाथ फंक्शन जो है वो कंप्लीट पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस से आप लोग पाथ फंक्शन को समझ सकते हो और डिस्प्लेसमेंट से स्टेट फंक्शन को समझ सकते हो। तो पाथ फंक्शन में सिर्फ दो ही आते हैं, वर्क और हीट, इन दोनों को याद कर लो। इसके अलावा जो भी है वो स्टेट फंक्शन में आ जाता है। और स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक प्रोसेस में और जीरो हो जाता है। तो ये था फंक्शंस के बारे में। नाउ हीट के बारे में देखें तो हीट को Q से डिनोट करते हैं। एब्जॉर्ब या प्रोवाइडेड हीट आपका प्लस होता है और रिलीज या लॉस हीट आपका नेगेटिव में होता है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, इन विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। नाउ QS, दो तरीके की हीट है, QS और QL। QS हम लोग सेंसिबल हीट को बोलते हैं। ये तब आता है जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा T आएगा गेम में, लेकिन स्टेट सेम होना चाहिए। यानी कि लिक्विड कोई 20 डिग्री टेम्परेचर पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फिर सेम लिक्विड में 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फेज सेम है बट आपका जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है, इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका MS डेल्टा T, ऐसा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। या इसको मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखना है तो NC डेल्टा T। ये जो आपका C देख रहे हो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी है। जब कैपिटल C लिखूंगा तो वो आपका सिंपल हीट कैपेसिटी होता है, और जब इस तरीके से C देखो आप तो फिर आपका मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और S तो आपका सिंपल सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। ये तीनों चीज़ यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। जो हीट कैपेसिटी है वो C से डिनोट करते हैं और Q इक्वल्स होता है C डेल्टा T। मोलर हीट कैपेसिटी को इस तरीके से स्मॉल c से डिनोट करते हैं और Q इक्वल्स होता है NC डेल्टा T, ठीक है। इसको यदि C के टर्म्स में लिखा जाए तो कैपिटल C यानी कि हीट कैपेसिटी इक्वल्स N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा जाए तो Q इक्वल्स MS डेल्टा T, ठीक है। और C के टर्म्स में हीट कैपेसिटी इक्वल्स M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। चलो ये था सेंसिबल हीट के बारे में। लेटेंट हीट के बारे में देखें तो लेटेंट हीट टेम्परेचर जब सेम रहेगा बट स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है आपका, और ये यहाँ पे फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे चेंज हो रहा है, यानी कि फेज चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर सेम रहा, तो वहाँ पे फिर लेटेंट हीट आता है। इसका फॉर्मूला होता है NL और या कह सकते हैं NL, ज़्यादातर आपका ML ही यूज़ होता है, ठीक है। यूनिट देख लेना, यदि आपका लेटेंट हीट का यूनिट जूल पर ग्राम है तो फिर यहाँ मास आएगा, और फिर लेटेंट हीट का यूनिट अगर जूल पर मोल है तो यहाँ पे मोल कर देना, ठीक है। तो यूनिट के हिसाब से आप लोग देखना। कुछ आपको वैल्यूज़ बता दूँ तो S यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर होता है आपको 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। यहाँ पे सेल्सियस भी हो जाए तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी को जूल में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। इसको याद रखना। जो आपका 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी आपका 4.2 जूल के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रख लेना।
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस की बात करें तो ये 2 जूल पर ग्राम केल्विन होता है, या इसे हाफ कैलोरी पर ग्राम केल्विन बोल सकते हैं। याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस इक्वल्स होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, ठीक है, स्टीम और आइस का बराबर ही होता है। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि आइस से वाटर पे जा रहा है, तो इसमें एल का वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, या इसे हम लोग 336 जूल पर ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, यानी कि वाटर से जब स्टीम में जा रहा होगा, फेज चेंज हो रहा है, तब वहाँ पे एल का वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 540 ले सकते हैं, है ना। और जूल में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, पर ज़्यादातर आपसे कैलोरी में ही पूछा जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट आप कैलोरी वैलोरी में निकाल लो, फिर बाद में उसको 1 कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल करके आप कन्वर्ट कर देना। लिख भी देता हूँ यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो 1 कैलोरी इक्वल्स वापस से लिख देता हूँ 1 कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल होता है, इस तरीके से होगा ना। कुछ कन्वर्जन मैं आपको बता दूँ तो देखो, जैसे सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस जाते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड जाने को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन, लिक्विड से गैस जाने को बोलते हैं वेपराइजेशन, फिर गैस से लिक्विड आने को बोलते हैं कंडेंसेशन, और फिर लिक्विड से सॉलिड आने को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखना। तो देखो, सॉलिड का टेम्परेचर कम होता है और गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। और सॉलिड से जब हम लोग गैस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर आया, कहाँ से आया, जब हम उसको हीट देंगे, यानी कि हीट दे रहे हैं। जब हम लोग सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, सॉलिड से गैस बनाने के लिए हीट देना पड़ता है, सो दैट्स वाई हीट देने को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो रहा है। और यदि गैस से सॉलिड की तरफ आ रहा है तो यानी कि हीट हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं, देयरफॉर हीट मिल रहा है हमको, वो हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो सॉलिड से गैस जाएंगे तब वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, गैस से सॉलिड आएंगे तो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। सॉलिड से देखो गैस से यदि डायरेक्ट जाएंगे तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड आएंगे तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन। तो ये था कुछ टर्म्स। नाउ आगे बढ़े वर्क पे, तो देखो वर्क का यहाँ पे साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा होता है। सो फिजिक्स में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा P डेल्टा V होता है, पर जो यहाँ पे केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस P डेल्टा V, है ना। तो इसी माइनस के कारण थोड़ा साइन कन्वेंशन उलट पुलट हो जाता है। तो वैसे केमिस्ट्री का मैं आपको बता दूँ तो इसमें साइन कन्वेंशन होता है, वर्क डन बाय सिस्टम बोला जाए तो वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन सिस्टम बोला जाए तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव में कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन यानी कि जो वॉल्यूम फाइनल है वो कम हो जाएगा, कंप्रेशन यानी कि जैसे कंप्रेस हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, दैट्स वाई इनिशियल वॉल्यूम ग्रेटर, फाइनल वॉल्यूम लोअर, सो दैट्स वाई जो डेल्टा V है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा V को नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और एक्सपेंशन में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा, सो देयरफॉर डेल्टा V पॉजिटिव आएगा, सो डेल्टा V पॉजिटिव तो देयरफॉर वर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ देखो वर्क का जो फॉर्मूला है वो तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, जिससे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिख भी दिया है। सो इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख देते हैं। यस, सो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना PV इक्वल्स NRT करके लिखते हैं ना, सो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं माइनस NR डेल्टा T, ठीक है। और इसको एक तरीके से लिख सकते हैं माइनस NGRT के टर्म्स में, सॉरी माइनस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG क्या है, एंड G फॉर गैस, ठीक है, यानी कि चेंज इन मोल्स ऑफ गैस, इसका वैल्यू हो जाता है डेल्टा NG का वैल्यू NP माइनस NR, यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन से मोल्स, सिर्फ गैसियस वाले मोल्स लेना, सॉलिड वॉलिड वाले मत ले लेना। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क का एरिया अंडर PV कर्व, जैसे यहाँ पे देखो एरिया अंडर ये जो PV कर्व है ये आपका वर्क डन बताता है। याद रखना केमिस्ट्री में जब क्लॉकवाइज चल रहा हो तब उस केस में जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, है ना, साइक्लिक वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, तब उस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, केमिस्ट्री में ऐसा होता है, ठीक है। 1 कैलोरी जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 कैलोरी होता है यहाँ पे 4.2 जूल, है ना। और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 लीटर ATM, 1 लीटर ATM जो है वो 101.3 जूल या अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 100 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर ATM से कहीं भी आपको जूल में यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो 100 जूल कर लेना, और यदि ज़्यादा ऑप्शन क्लोज है तो इसका इस्तेमाल कर लेना 101.3। देखो R का वैल्यू जनरली होता है 2 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में 2 हो जाएगा। जूल पर मोल केल्विन दिखा जाए तो ये 8.3 होता है, इसको अप्रोक्सीमेटली 25/3 लिख सकते हैं। और लीटर ATM पर मोल केल्विन लिखा जाए तो ये हो जाएगा 0.082, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख सकते हैं। इस तरीके का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ होता है आपके पास 1 मीटर क्यूब कितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और सेंटीमीटर क्यूब वगैरह दिया हो तो इसके मदद से आप लोग उसका कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी वर्क के बारे में। नाउ इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें तो इसको यू से डिनोट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी होता है P प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक के ही बराबर हो गया।
सो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल्स डेल्टा के ई। और ये अगर मोनो एटॉमिक के बारे में देखें, मोनो एटॉमिक के बारे में, सो मोनो एटॉमिक के लिए हो जाएगा 3/2 RT, ठीक है, 3/2 RT हो जाएगा आपके पास डेल्टा यू का वैल्यू। नाउ डेल्टा यू जीरो होगा किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, तो देयरफॉर यू फाइनल इक्वल्स यू इनिशियल हो जाएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो क्योंकि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे आ रहा है, सो देयरफॉर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका, जैसे मैंने बताया था ना, जो भी स्टेट फंक्शन है वो साइक्लिक प्रोसेस में वो जीरो ही होता है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इस पे जे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होता है Q+W। Q हो जाएगा हीट, W हो जाएगा वर्क, और हमें यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ देना है। जो भी मैंने आपको वर्क का साइन बताया था, हीट का साइन होता है, वो प्रॉपर साइन के साथ इसमें रखना है। U इक्वल्स K+W। देखो अब इसके कुछ ब्रेक डाउन करें, इसके कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो टेम्परेचर कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा T जीरो हो जाएगा। डेल्टा T यदि जीरो है, सो देयरफॉर डेल्टा यू हमने क्या देखा था? डेल्टा U इक्वल्स 3/2 R डेल्टा T। सो डेल्टा T यदि जीरो है तो डेल्टा U भी जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो डेल्टा T जीरो, सो डेल्टा U भी आपका जीरो हो जाएगा, और डेल्टा U जीरो तो देयरफॉर Q इक्वल्स -W के बराबर हो जाएगा। ये आइसोथर्मल में होता है। और आइसोथर्मल में यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर PV इक्वल्स nRT। सो ये वाला कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, देयरफॉर PV कांस्टेंट हो जाएगा। और PV के बीच में यदि ग्राफ बना है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। और इसी चीज़ को हम लोग बॉयल्स लॉ से भी जानते हैं, है ना, जब आपका PV कांस्टेंट होता है तो। नाउ नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयरफॉर डेल्टा V जीरो होगा। डेल्टा V यदि जीरो है तो वर्क का फॉर्मूला होता है -P डेल्टा V, सो देयरफॉर उस केस में वर्क भी जीरो हो जाएगा। और यदि वर्क जीरो हो गया, सो देयरफॉर डेल्टा U इक्वल्स Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे Q के पास V क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को इस तरीके से QV करके लिखते हैं। और Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमने देखा था ना Q का फॉर्मूला क्या था, वो सेंसिबल हीट में NCV डेल्टा T करके था ना कुछ, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखो Q इक्वल्स NC डेल्टा T देखा था ना हमने। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है, Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा NCV डेल्टा T, ठीक है, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी ये है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो देयरफॉर आपका PV इक्वल्स nRT होता है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सो ये दोनों तो कांस्टेंट है, सो देयरफॉर P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। देयरफॉर P और T का ग्राफ अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना। इनिशियल पॉइंट पे हल्का डॉटेड होगा, फाइनली ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग गेल-उज़ेक लॉ से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर डेल्टा P जीरो हो जाएगा। इसमें आपका डेल्टा U QP माइनस P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा, है ना। डेल्टा U इक्वल्स Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं, माइनस और वर्क हो जाएगा P डेल्टा V, ठीक है। सो QP को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं U डेल्टा U, और ये उधर से जाएगा +W, और यही चीज़ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H के बराबर, ठीक है, विच इज एंथैल्पी, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये QP क्या था? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल्टा H जो है वो QP के बराबर ही होता है, इस चीज़ को याद रख लेना, है ना। और डेल्टा U जो है वो आपका QV के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ था, काम आएगा आपका। अब चूंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, सो देयरफॉर आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस चीज़ को हम लोग चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपका जो हीट है वही जीरो होता है। Q जीरो हो जाएगा, सो देयरफॉर आपका डेल्टा U वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यदि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, क्वेश्चन आता है इससे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें जो डेल्टा U है इसका वैल्यू हो जाता है NR डेल्टा T गामा -1, ठीक है। गामा क्या है आपके पास? जो देखो इसका इक्वेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, तो ये वाला गामा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल्स NR डेल्टा T गामा -1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 बाय गामा -1। सो इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू ये हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि केमिस्ट्री में डेल्टा U इक्वल्स W है, सो देयरफॉर W का भी वैल्यू ये हो जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में डेल्टा U इक्वल्स -W हो जाता है, वहाँ पे थर्मोडायनामिक का इक्वेशन जो W में थोड़ा माइनस प्लस बदल जाता है ना, तो उस वजह से वहाँ पे डेल्टा U का वैल्यू -W हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कंडीशन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे केमिस्ट्री में डेल्टा U इक्वल्स W है, सो देयरफॉर W का भी वैल्यू ये हो जाता है। इससे बड़ा कन्फ्यूजन आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ना देखो इसका इक्वेशन है PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं TV की पावर गामा -1 इक्वल्स कांस्टेंट। अब ये कैसे निकला? सिंपल सी बात है भाई, PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट है ना, तो कुछ करो बस, यहाँ पे P जो है ना, PV इक्वल्स NRT होता है। अब तुमको यहाँ पे P को रिप्लेस करना है, सो P इक्वल्स NRT बाई V कर दो। NR तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, सो P प्रोपोर्शनल टू TV आ गया। सो यहाँ पे P के जगह TV करो और V की पावर गामा करो इक्वल्स कांस्टेंट, सो देयरफॉर यहाँ पे T का T रह जाएगा, और V की पावर यहाँ पे गामा है, गामा -1 इक्वल्स कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे V का वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, विच इज P1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा यहाँ से। ना देखो ये ग्राफ तो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, PV का ग्राफ। देखो PV में जब आइसोबैरिक हो, आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर वाले
से आपका एकदम इधर बनेगा, स्ट्रेट बनेगा आपका। और यदि आपका आइसोकोरिक है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो फिर वॉल्यूम के आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा वॉल्यूम वाले के, ठीक है। सो आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट सीधा ग्राफ बनेगा, और आइसोकोरिक यानी कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में बताऊं तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। आइसोथर्मल का थोड़ा ऊपर बनता है और एडियाबेटिक का नीचे बनता है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एडियाबेटिक में गामा का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा स्टीपर बनता है यानी कि खड़ा बनता है, और आइसोथर्मल का थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ बनता है। चलो ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। हमने एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन देखा था, अभी हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन देखते हैं। इसमें वर्क का वैल्यू हो जाता है माइनस nRT/ln/V2/V1, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस nRT/ln/P1/P2, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म्स में V2/V1, प्रेशर के टर्म्स में P1/P2। और ln को यदि लॉग में कन्वर्ट करना है, सो ln इक्वल्स 2.303 log 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लॉग वॉग का यदि आपको कन्वर्जन देखना है, वैल्यू देखना है, तो मैंने आपको बेसिक मैथ में करवा दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो ln इक्वल्स जो आपका नेचुरल लॉग है वो हो जाएगा 2.303 log बेस 10 के बराबर। चलो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में देखें तो इसमें वर्क का वैल्यू हो जाता है माइनस nRT1 - P2/P1, ये हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग डायरेक्ट कर जाओगे। देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ आयरन गैस हो रहा होता है इन वैक्यूम में, ठीक है। इसमें आपका चाहे पी एक्सटर्नल हो, वर्क हो, हीट हो, आपका इंथैल्पी चेंज हो, इंटरनल एनर्जी चेंज हो, सब जीरो के बराबर ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। फिर कुछ फॉर्मूलाज देख लें तो देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम आपका आर के बराबर होता है फॉर 1 मोल। एक से ज़्यादा मोल हो तो फिर यहाँ पे एनआर आ जाएगा, ठीक है। तो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम R/m के बराबर होता है, नीचे m आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। और CV का वैल्यू हो जाता है आपका FR/2 के बराबर, ठीक है। और इसको इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग R/γ-1 के बराबर, ठीक है। क्योंकि आपका गामा का वैल्यू होता है 1 + 2/f, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गामा इक्वल्स 1 + 2/f, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। और CP का वैल्यू हो जाएगा आपके पास यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर R + FR/2। देखो CP का वैल्यू क्या होता है, CP का वैल्यू हो जाएगा R + CV, और CV का वैल्यू है FR/2, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और इसी को यदि इक्वेट करोगे R को, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा R/γ-1। बस इक्वेट करोगे तो आपका सब कुछ निकल जाएगा, जो फॉर्मूला है बस यही यार, वही एलसीएम लेना है, वही सब आ जाएगा। और CP/CV याद रखना, CP/CV होता है गामा के बराबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रख लेना। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं, जो F है इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ये मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ट्राइटोमिक लीनियर के लिए 5 होता है, और पॉलीएटॉमिक या ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 6 होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट है इंथैल्पी, इसको H से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। H ये QP के बराबर ही होता है। H डेल्टा H इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा H इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा U + P डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा U + P डेल्टा V हो जाएगा। और डेल्टा H को QP से डिनोट करते हैं, डेल्टा V को QV से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे P डेल्टा V लिख दो, या इसके जगह NR डेल्टा T लिख दो, या इसके जगह डेल्टा NG/RT लिख दो। देखो डेल्टा NG यदि 0 है यानी कि ये वाला कंप्लीट टर्म्स 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा NG ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U। और डेल्टा NG स्मॉलर देन 1, है ना, स्मॉलर देन 1 बोल दो, या स्मॉलर देन यहाँ पे 0 बोल दो। यहाँ पे मैं इसको 0 लिख देता हूँ, स्मॉलर देन 0 हो गया, सो देयरफॉर डेल्टा H स्मॉलर देन डेल्टा U हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा होगा यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ना देखो डेल्टा H यदि नेगेटिव में हुआ, ठीक है, डेल्टा H यानी नेगेटिव में हुआ तो देयरफॉर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रहा है। और डेल्टा H यदि पॉजिटिव में हुआ देयरफॉर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है, यानी कि हीट इसमें दिया गया है, ठीक है। याद रखना है, जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी आपका कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस या एब्सेंस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था इंथैल्पी के बारे में। ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात करें, हमें यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देखना है। स्पॉन्टेनियस होता है फिजिबल यानी कि जो हो सकता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस होता है नॉन फिजिबल यानी कि जो नहीं हो सकता अपने आप। सो स्पॉन्टेनियस फिजिबल प्रोसेस, इसमें आपका डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। दोनों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। और जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम रैंडमनेस, जितना ज़्यादा रैंडमनेस उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है वो, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करेगा और अपना एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। सो ये होता है स्पॉन्टेनिटी का डिपेंडेंसी। और देखो नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि नॉन फिजिबल रिएक्शन होगा, इसमें डेल्टा एस यानी एंट्रोपी नेगेटिव होगा और गिव्स फ्री एनर्जी आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी इसमें पॉजिटिव होता है और एंट्रोपी नेगेटिव होता है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए वापस बता देता हूँ आपको, जो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव, ये हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं एंट्रोपी के बारे में। सो एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस को मेजर करता है, ये डिसऑर्डर को मेजर करता है। जो एंट्रोपी है वो प्रोपोर्शनल होता है रैंडमनेस और टेम्परेचर के बराबर।
दैट्स वाई जो आपका गैस का एंट्रोपी है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है और उसका फिर सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है। देखो एंट्रोपी ऑफ बॉइल्ड एग ज़्यादा होगा एंट्रोपी ऑफ रॉ एग से, एंट्रोपी ऑफ कर्ड दही का ज़्यादा होता है एंट्रोपी ऑफ मिल्क से, एंट्रोपी ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस ज़्यादा होगा हार्ड सब्सटेंस से, और रबर को यदि स्ट्रेच करेंगे तो फिर उसका एंट्रोपी घटते जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। और देखो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस रिवर्सिबल का क्यू रिवर्सिबल बाय टी, या इसको डेल्टा एच बाय टी लिख सकते हैं। और डेल्टा एस का ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये था आपके पास वॉल्यूम के टर्म्स में, और यदि प्रेशर के टर्म्स में देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। देखो टी टू बाई टी वन तो दोनों में वैसा ही है, वॉल्यूम के टर्म्स में सी बी हो जाएगा, प्रेशर के टर्म्स में सी पी हो जाएगा। बाद वाला जो है दैट इज एन आर एल एन पी वन बाई पी टू हो जाएगा, इसमें उसमें वी टू बाई वी वन था, इसमें पी वन बाई पी टू हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये था आपके पास डेल्टा एस का दोनों फॉर्मूला। अब देखो आइसोथर्मल दिया था यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाला कंप्लीट टर्म जी हो जाएगा, देन डेल्टा एस इक्वल्स ये हो जाएगा। ठीक है, आइसोकोरिक बोला जाए तो ये वाला कंप्लीट कांस्टेंट है, खत्म। सो देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल्स ये बराबर हो जाएगा। सिंपल सा आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो फॉर्मूला याद कर लो, जो भी आपके पास कंडीशन आ जाए आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, आइसोबैरिक में आपके पास ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, फिर ये बचेगा, ऐसा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा एस का दोनों फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। सेकंड लॉ की बात करें तो ये कहता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं या डेल्टा एस टोटल वो ग्रेटर होता है जीरो से। नाउ थर्ड लॉ की बात करें तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन जो आपका एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो जीरो के बराबर होता है, और एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड भी जीरो के बराबर होता है। ठीक है, कब? जब आपके पास जीरो केल्विन हो रहा हो, है ना। और क्या? और आपका जो एस है यानी कि एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी वो हो जाएगा एन सी पी एल एन टी के बराबर। ये थर्ड लॉ से हमें पता चलता है। ना हम लोग देख लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, इसको जी से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सा फॉर्मूला याद कर लो, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। अब देखो इसमें से कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। यदि देखो डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तब क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। सो देयरफॉर नेगेटिव नेगेटिव ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रख लो। ठीक है, सो ये स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों जीरो के बराबर होता है। ठीक है, सो जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ठीक है, तब आपका स्पॉन्टेनियस होता है एट ऑल टेम्परेचर। पर जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, याद रखना आप, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए, तो देखो डेल्टा एस से उतना मत रिलेट करना, आप रिलेट करना इससे, जी वाले से आप रिलेट करना। ठीक है, जी यदि नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, जी यदि पॉजिटिव हो तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, इससे रिलेट करना आपका काम हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमें जी को देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सो पहले केस में तो ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव आएगा, सो देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर होगा। दूसरे केस में देखा जाए तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर ये वाला टर्म यदि कम हो और ये वाला टर्म ज़्यादा हो तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है। सो देयरफॉर इस वाले टर्म को कम कैसे किया जा सकता है? टेम्परेचर को कम करके, यानी कि इस केस में ये स्पॉन्टेनियसी को अटेंड कर लेगा एट लो टेम्परेचर पे। ठीक है, जब आपका दोनों नेगेटिव हो। और यदि डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ठीक है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव और ये आगे नेगेटिव है तो ये कंप्लीट नेगेटिव हो गया। तो अब यदि ये ज़्यादा हुआ तो उस केस में फिर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो फिर इस केस में स्पॉन्टेनियसी को अटेंड कर लेगा, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और यदि ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि किसी भी केस में फिर डेल्टा जी को नेगेटिव बनाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये हमेशा ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो ये चारों केस थे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते इससे। चलो कुछ और बताता हूँ आपको, जैसे ये डेल्टा जी नोट क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट के बराबर। ठीक है, बस इसी में जो स्टैंडर्ड वाला टर्म है उसी को ऐड कर दिया गया। और क्या? और डेल्टा जी का वैल्यू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ये जो क्यू सी है ये आपका है रिएक्शन कोशिएंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है। सो देयरफॉर डेल्टा जी जीरो, सो डेल्टा जी नोट के बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी। के सी क्या? आपका क्यू सी एट इक्विलिब्रियम को हम लोग के सी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये था रिएक्शन कांस्टेंट, ये कभी भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट के सी जो है ये सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा जी नोट का दो फॉर्मूला आ गया, है ना, डेल्टा जी नोट इक्वल्स डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, और एक फॉर्मूला आ गया एट इक्विलिब्रियम माइनस आर टी एल एन क्यू सी। ठीक है, आर टी एल एन क्यू सी को हम लोग यहाँ पे के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, के सी को के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सो एल एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा इस आर टी को यहाँ पे
नीचे भेज दो सबका, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी, ठीक है। और यदि इसी को यदि हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेट करें दो के टर्म्स में, है ना, यानी कि इसमें कोई एल एन के वन माइनस एल एन के टू इस तरीके से कर दें, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा एल एन के टू बाई के वन। ये एक्चुअली क्या है, एल एन के टू बाई के वन को हम लोग एल एन के टू माइनस एल एन के वन करके भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाय आर ब्रैकेट वन माइनस टी वन माइनस वन बाई टी वन, ठीक है, वन बाई टी वन माइनस वन बाय टी टू, इस तरीके से करके लिख सकते हो। वापस बताता हूँ आपको, शायद कुछ गलत बता दिया है। सो एल एन के टू बाई के वन को लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट बाय आर ब्रैकेट वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और एल एन के टू बाई के वन को ऐसे लिखा जा सकता है एल एन के टू माइनस एल एन के वन, तो मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट था, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और जैसे एल एन को यदि लॉग में कन्वर्ट करना हुआ, सो नेचुरल लॉग तो आपको पता ही है 2.3 आपके पास लॉग बेस 10 ये हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स खत्म, अब थर्मोकेमिस्ट्री पे आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री ईजी है और उतना ज़्यादा अब के टाइम पे तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग से डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, डेल्टा एच पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर आपसे डेल्टा एच ही पूछा जाता है, ठीक है। सो देखो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच क्या होता है, ये आपके पास हो जाएगा जैसे डेल्टा जी बोल दिया, सो सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी आपके डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली एंट्रोपी में भी वही करना है और एंथैल्पी में भी वही करना है, सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक्सेप्ट कंबशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। इसमें डेल्टा एच का फॉर्मूला सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, सिर्फ कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। याद रखना जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग लेंगे कहीं पर भी वो यूनिट मोल प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। यूनिट मोल यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, यूनिट मोल प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी लेते हैं क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। एक्सेप्ट कंबशन एंड बॉन्ड, यहाँ पे भी आपका एक्सेप्शन आ जाता है कंबशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी में। इसमें आपका यूनिट मोल रिएक्टेंट के लिए हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बाकी कोई भी आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी वगैरह हो या कोई भी हो उसमें यूनिट मोल प्रोडक्ट के लिए लेते हैं। और यदि यूनिट मोल में नहीं दिया हुआ हो, इफ नॉट गिवन इन वन मोल देन मेक देम, उसको बनाना पड़ेगा वन मोल में बाय डिवाइडिंग सुटेबल फैक्टर ऑन बोथ। जैसे मान लो आपके 4 मोल दिया हुआ है इधर, फिर उधर है 3 मोल, हमको इसको 1 मोल में कन्वर्ट करना है, तो नीचे 4 और इधर भी 4 से करेंगे तो 1/3/4, इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा, 1 मोल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्टेंट का मैंने बना दिया, एक्चुअली प्रोडक्ट का बनता है, से 3/4 से 3 बन रहा है तो इसको 3 से करो, इसको 3 से करो, सो 4/3 ये 1 हो गया। सो बाकी सब में 1 करना, प्रोडक्ट में आपको ये करना है 1 बनाना है और कंबशन और बॉन्ड में रिएक्टेंट में 1 बनाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा। अभी हम लोग जब इसका एग्जांपल देख रहे होंगे कंबशन बॉन्ड का, तब वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में भी बता दूंगा। चलिए और आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शन जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मैं आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक में हमने देखा था कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है, सो देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, एचपी यानी कि एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, वो नेगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ना। अब इसको नेगेटिव लाना है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मुझे नेगेटिव में लाना है, यानी कि प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे कम होना चाहिए और रिएक्टेंट ज़्यादा होना चाहिए। सो देयरफॉर रिएक्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट यहाँ पे कम है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, रिएक्टेंट ऊपर आ रहा है। एंडोथर्मिक क्या आता है, एंडोथर्मिक में एचपी माइनस एचआर पॉजिटिव होता है, देयरफॉर एचपी ज़्यादा है एचआर कम है। देखो यहाँ पे एचपी ज़्यादा है इसमें और एचआर यहाँ पे कम है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको बता सकते हैं। ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको ग्राफ का ही बता दिया। देखो लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में जैसे देखो ए से यदि बी जा रहे हैं और डेल्टा एच हमारे पास एक्स है, तो वहाँ पे यदि बी से ए जाएंगे तो डेल्टा एच माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एच अभी एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सबसे पहले यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एन से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, सो एन से डिवाइड करने पे क्या होगा, वहाँ पे भी हमें एन से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करने पे डिवाइड कर दो, और पलटा रहे तो माइनस कर दो। तो ये था बेसिक्स लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। एक हेस लॉ होता है, जिससे हम लोग जा रहे हैं ए से डी पे, तो हमारे पास डेल्टा H1 लग रहा है, इस रास्ते से गए डेल्टा H1 लगा, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, और यहाँ पे ए से बी जाने पे डेल्टा H2 लगा, बी से सी जाने पे डेल्टा H3 लगा और सी से डी जाने पे डेल्टा H4 लगा। सो देयरफॉर जो डेल्टा H1 है ये तीनों के सम के बराबर हो जाता है, ये बताता है हेस लॉ। देखो डेल्टा H1 इक्वल्स H2 H3 प्लस H4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसको यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तो फिर आप लोग हेस लॉ का इस्तेमाल करके उसको कर सकते हो। चलो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट एंथैल्पीज, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम लोग डेल्टा एच एफ नोट से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा एच एफ नोट जो है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट वो 0 होता है, ठीक है। जैसे आपका यदि ब्रोमीन बोल दिया जाए इन लिक्विड, ब्रोमीन इन लिक्विड स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसके केस में डेल्टा एच एफ नोट जो है
डेल्टा एच एफ नॉट, फिर वहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे आपका कार्बन ग्रेफाइट में, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट में फिर आपको वहाँ पे जीरो हो जाता है, जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे डेल्टा एच एफ नॉट है, ये हो जाता वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और डेल्टा एच एफ नॉट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलो अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, H2 गैस में है प्लस हाफ O2 गैस में है, इससे बना H2O, ठीक है। इसमें आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकलेगा, जो भी होगा यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितना में है, प्रोडक्ट में आपका 1 मोल बना है। यहाँ पे यदि 2 मोल होता तो फिर इसको 2 और 2 से डिवाइड करके फिर यहाँ पे इसको यूनिट मोल में निकालते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है, जैसे 2 ग्रेफाइट है प्लस 3 H2 गैस है, इससे बना 1 C2H6, ठीक है, यानी कि C2H6 क्या होगी, इथेन हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे ग्रेफाइट का तो खैर जीरो ही हो जाएगा, तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ये यानी कि इथेन क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, तो जितना प्रोडक्ट होगा और जितना रिएक्टेंट होगा उसको कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो फॉर्मेशन एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखें तो इसको डेल्टा एच सी नोट करते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, याद रखना, कंबशन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हमेशा ये नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। फॉर्मेशन तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, देखो रिएक्टेंट माइनस इसमें प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता है जिसका यूनिट जूल पर ग्राम होता है, वो होता है आपके पास डेल्टा एच कंबशन बाय मोलर मास के बराबर, ठीक है। और इसका एक भी एग्जांपल देखें तो देखो 1 C4H10, C4H10 क्या हो गया, आपका ब्यूटेन हो गया, प्लस 13/2 O2 से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। इसमें देखो रिएक्टेंट में 1 मोल लिया गया है, ठीक है, तो कंबशन ऑफ C4H10 ये हो रहा है, तो इसमें आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 1 मोल को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि कंबशन है। चलो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। जैसे आपका सॉलिड से लिक्विड जा रहा है 1 मोल में, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस जा रहा है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस हो रहा है तो फिर डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ये सभी आपका एंडोथर्मिक होता है, यानी कि इसमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। नाउ हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी देखें, जैसे कि यहाँ पे आपका ए है, इससे आपका बॉन्ड बना, बॉन्ड टूट भी सकता है, बॉन्ड बन भी सकता है, याद रखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होता है, उसमें बॉन्ड देना पड़ता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है ना, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, उसमें एनर्जी मिलता है। इस चीज़ को याद रखना ना, आपको मदद मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें क्या था, इसमें बॉन्ड टूट रहा है, उसमें बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एक्सोथर्मिक। इसमें बॉन्ड A2 बॉन्ड AA में टूट रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, वो आपका एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी ओनली अप्लाई फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट के लिए अप्लाई होगा, इस चीज़ को याद रखना। और इसमें भी आपका देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, याद रखना मेरे भाई। कभी कभी आपसे कंफ्यूजन भी करा सकता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, एक्चुअली वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए आपके पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। और देखो एक चीज़ है, जैसे एक बॉन्ड तोड़ने में x जूल लग रहा है, जैसे यहाँ पे CH बॉन्ड है, इसको तोड़ने में x एनर्जी लग रहा है, x जूल लगा, तो 4 सेम बॉन्ड यानी कि 4 CH बॉन्ड को तोड़ने में फिर 4x लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यदि आपसे 1 का दिया हुआ है, आपसे ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि CH को तोड़ने में x लग रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे जो CH4 के मॉलिक्यूल को तोड़ने में कितना लग जाएगा, 4x लग जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट कंपाउंड के लिए ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में, यानी कि एटमाइजेशन कर रहे हैं उसका। जैसे कि यहाँ पे CH4 है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं C+4 हाइड्रोजन में, यानी कि कंप्लीट एटम्स में इसको तोड़ ताड़ दिए, ठीक है। सो इसका एटमाइजेशन कितना हो जाएगा, 4 × एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, क्योंकि इसमें भी तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना भाई, CH बॉन्ड को तोड़ा ही तो हमने, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी लिखा गया। देखो एक चीज़ होता है, जैसे ब्रोमीन आपका लिक्विड में है और उसको हमको गैसेस में कन्वर्ट करना है, सो इसमें फिर आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिक्विड से गैस में जाना है तो एटमाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तो हम लोग इसको गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विड को। सबसे पहले हम लोग को लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 में, ठीक है। फेज चेंज करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो हमको, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है ना, जैसे लिक्विड से हम लोग गैस में भी जा रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, सो 2 चीज़ हो रहा है यहाँ पे। सो 2 चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग को वेपराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड से गैस में गए 2 ब्रोमीन में, अब उसके बाद यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन लगाएंगे तो फिर इससे 2 ब्रोमीन इंडिविजुअल एटम्स मिल जाएगा, यानी कि आइसोलेटेड गैसेस एटम, अलग अलग गैसेस एटम मिल जाएगा हमको यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से एटमाइजेशन एंथैल्पी का काम आता है ना। नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि हीट रिलीज्ड व्हेन एसिड बेस न्यूट्रलाइज, एसिड बेस जब न्यूट्रलाइज होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, देयरफॉर ये एक्सोथर्मिक होगा। देखो कांस्टेंट वैल्यू होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यदि जा रहा है मिक्स हो रहा है तो फिर कांस्टेंट वैल्यू होता है वहाँ पे इसका, तो उसके इसमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं
माइनस 57.3 किलो जूल। यदि जूल में दिया हुआ हो किलो जूल में तो उसको माइनस 57.3 लिखेंगे, किलो कैलोरी में दिया हो तो माइनस 13.7 किलो कैलोरी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। देखो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, देखो ये तो कांस्टेंट था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और यदि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिला है, वीक एसिड वीक बेस मिला है, तो उस केस में क्या होगा, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो लेस होगा इन मैग्नीट्यूड, इन सबसे लेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ही तो सबसे ज़्यादा होता है ना, और उसके बाद जो भी कर दे, कोई भी एक टर्म को वीक कर दे तो इससे मैग्नीट्यूड वाइज लेस होगा। ठीक है, साइन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज इससे लेस होगा, याद रखना इस बात को। क्यों, ये असर्शन में आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज लेस होगा, रीजन हो जाएगा आपके पास एट सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज या एब्जॉर्ब फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वीकर पार्ट, वीकर पार्ट का आयोनाइजेशन करने में कुछ पार्ट एनर्जी लग जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड उसका लेस होगा। ठीक है, इस बात का रखना। और इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एब्जॉर्ब माइनस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला। ठीक है, सो जो ऑब्जर्व माइनस ये कर दो, आपका जो आयोनाइजेशन करने में कितना एनर्जी लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया वो चीज निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट है लेटिस एंथैल्पी। ये क्या होता है, ये फॉर आयोनिक सॉलिड होता है, व्हेन आयोनिक सॉलिड डिसोशिएट हो जाएगा गैसेस एटम में, ऑलवेज ये एंडोथर्मिक होता है और सेम बॉन्ड डिसोसिएशन जैसा ही होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और लेटिस एंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड हेवर साइकिल से। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी चेंज व्हेन गैसियस आयन अंडरगो हाइड्रेशन, जब हाइड्रेशन होता है, जैसे कि आपका गैस है ये आपका एक्वस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, और ये एक्सोथर्मिक होता है ऑलवेज, इस चीज को याद रखना। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बात करें तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इज डिसॉल्व इनटू इट्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में चला जाए, जैसे NaCl सॉलिड में है और Na यहाँ पे Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन होगा। लेकिन कहीं ये डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, सबसे पहले इसका लेटिस होगा, यानी कि लेटिस टूटेगा। लेटिस मैंने आपको बताया शायद, NaCl सॉलिड है तो ये टूटेगा पहले Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में। ठीक है, तो देयरफॉर NaCl सॉलिड है, ये लेटिस एंथैल्पी देगा, टूटेगा गैस, Na का गैस Cl का गैस में। उसके बाद फिर ये हाइड्रेशन में जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था गैस को हाइड्रेशन एंथैल्पी देते हैं तो फिर वो एक्वस बनता है, तो हाइड्रेशन ले जाके ये बन जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे H सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या हाइड्रेशन प्लस लेटिस दोनों के बराबर हो जाएगा, वही हेस लॉ, समझ गया ना। तो ये था H सॉल्यूशन। लास्ट है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी, ये ड्यू टू रेजोनेंस होता है, जिसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज देयरफॉर एनर्जी रिलीज हो रहा है, देयरफॉर एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे डेल्टा एच रेजोनेंस, रेजोनेंस का एंथैल्पी हो जाएगा डेल्टा एच कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड, जितना कैलकुलेट हुआ माइनस जितना ऑब्जर्व, तो ये था आपका रेजोनेंस एनर्जी। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर समझ में आ गया होगा, और थर्मोकेमिस्ट्री भी समझ में आ गया होगा, और एंथैल्पीज भी समझ में आ गए होंगे। एंथैल्पी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस बता देता हूँ, नीट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपके टेस्ट वेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला याद रखना, थर्मो केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट था, और जो ये चीज़ बताया ये इंपॉर्टेंट था, और जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज में जो इंपॉर्टेंट बताए वो सभी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चैप्टर में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।